हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। कैसे कैसे प्रीपोजिशन होते हैं, कैसे क्या उनके यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। कोई ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है। ऐसा कोई शब्द जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होगा और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों से बताएगा, दूसरे शब्दों से रिलेट करेगा, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं? मैदान में। तो जो इन आया है यहाँ पे, इन ये हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट एग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री विद यू। यहाँ पे विद जो है, विद, ये विद हमारा प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पे यू हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे ऊपर फील्ड हमारा नाउन का कार्य कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे यू प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो वहाँ पे फील्ड के पहले इन आया था प्रीपोजिशन, यहाँ पे विद आया है यू के पहले। आई डू नॉट एग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तुमसे। ठीक है, तो जैसे अगला एग्जांपल है, द डॉग इज़ अंडर द टेबल। कुत्ता मेज के नीचे है। कहाँ पे है? मेज के नीचे। तो मेज से और कुत्ते का, मेज और कुत्ते के बीच में जो संबंध है वो अंडर बता रहा है, अंडर, नीचे। कुत्ता मेज के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब इसके बाद में कुछ प्रीपोजिशंस हैं, तो हम एक एक करके उन्हें समझते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहला बड़ा इजी सा प्रीपोजिशन है इन और इनटू। यूज़ ऑफ इन एंड इनटू। तो यहाँ पे समझते हैं कि इन कहाँ पे यूज होता है और इनटू कहाँ पे यूज होता है। तो जब किसी वस्तु की स्थिरता दिखानी होती है तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, और जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस में। जैसे पहला एग्जांपल है, ही इज़ रीडिंग इन अ रूम। वो एक कमरे में पढ़ रहा है। अब देखो, रूम जो यहाँ पे है वो हमारा स्थिर है। ठीक है, ही इज़ रीडिंग इन अ रूम। तो यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, ही इज़ रीडिंग इनटू अ रूम नहीं करेंगे, ही इज़ रीडिंग अ रूम करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल है, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। वो लड़का नदी में कूद गया था। देखो यहाँ पे जो नदी है वो गतिशील होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इनटू का प्रयोग करना पड़ा। जैसे यहाँ पे रिवर की जगह पॉन्ड या फिर कुछ और होता, इस तरह से जो गतिशील अवस्था में जो चीज़ होती तो उसके लिए हमें इनटू का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पे इन हम नहीं करेंगे, इनटू करेंगे। देखो, इनका यूज़ हम और कई जगह पे करते हैं। तो सबसे पहले और देखते हैं एक जगह, जैसे कोई ड्रेस या फिर कोई स्टेट, कोई अवस्था दिखानी है तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, सी इज़ इन अ रेड ड्रेस टुडे। वो आज लाल ड्रेस में है। तो सी इज़ इन अ रेड ड्रेस, यहाँ पे रेड ड्रेस हमारा नाउन है, उससे पहले इन प्रीपोजिशन आया है। जैसे अगला एग्जांपल है, सी इज़ इन हर टीन एज। वो अपनी किशोरावस्था में है। टीन एज आपको पता होगा, 13 से 19 साल के बीच को टीन एज कहते हैं। तो सी इज़ इन हर टीन एज, वो अपनी किशोरावस्था में है। तो यहाँ पे जो टीन एज है ये कोई स्टेट है, अवस्था है, और जो वहाँ पे ड्रेस है ये कोई पोशाक या फिर ड्रेस, समझ रहे होंगे आप। तो इन्हें दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। इनका प्रयोग एक जगह और होता है, कोई स्थायी कार्य, जैसे परमानेंट एक्शन कोई है, उसे भी दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा, माई ब्रदर इज़ इन द एयरफोर्स। मेरा भाई एयरफोर्स में है। ही इज़ इन द पॉलिटिक्स। वो राजनीति में है। तो यहाँ पे भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। ही इज़ इन द पॉलिटिक्स, वो राजनीति में है। माई ब्रदर इज़ इन द एयरफोर्स, माई ब्रदर इज़ इन द नेवी, या फिर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे कोई स्थायी कार्य दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और प्रीपोजिशन देखते हैं।
इन, विदिन और ऑन। इन, विदिन और ऑन ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं हमें ये देखना है। जब हमें किसी कार्य को बिल्कुल निर्धारित समय पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दिखाना होता है कि वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हुआ है, तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें किसी कार्य को निर्धारित समय के अंत तक दिखाना होता है कि वो किसी निर्धारित समय के अंत तक हो जाता है, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जब कोई कार्य किसी निर्धारित समय के बीच में हो जाता है या फिर उसके पहले हो जाता है, तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। अब एक एक को हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे माई फ्रेंड्स कम टू मी ऑन संडे, मेरा मित्र मुझसे संडे को मिलने आता है। ठीक है। तो संडे, अब यहाँ पे संडे जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट दिन है, तो यहाँ पे हमने ऑन लगाया। अगला एग्जांपल है दिस स्कूल विल हेल्ड इट्स एनुअल फंक्शन ऑन सैटरडे इवनिंग। ठीक है। अब यहाँ पे सैटरडे इवनिंग जो है वो भी एक एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑन लगाना पड़ा। ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल है सी विल फिनिश हर वर्क इन अ मंथ। ठीक है। वो अपना कार्य एक महीने में ख़त्म कर लेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन लगाया एक महीने में या एक महीने के अंत में, तो इसलिए यहाँ पे हमने इन लगाया। जैसे अगला एग्जांपल है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम। अच्छे विद्यार्थी हमेशा स्कूल समय से जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इन लगाया। जैसे एक अगला एग्जांपल है वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट अवर वर्क विद इन टाइम। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अपना जो कार्य है उसको समय के अंदर, जो समय सीमा है उसकी टाइम लिमिट है उसके पहले ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे हमने विद इन लगाया। आई शैल कम विद इन अ मंथ, मैं एक महीने के अंदर आऊँगा। आई शैल कम विद इन अ मंथ, मैं एक महीने के अंदर आऊँगा। तो यहाँ पे भी विद इन जो है वो एक महीने के अंदर, यानी कि एक महीने के पहले आ जाऊँगा, ये दिखाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ऑन, इन और विद इन कैसे यूज़ होते हैं। देखिए अगर कोई काम जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे हो जा रहा है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, और कोई काम जो है वो निर्धारित समय सीमा में हो जा रहा है तो हम इन का यूज़ करेंगे, और कोई काम जो है वो निर्धारित समय सीमा के पहले हो जा रहा है तो हम विद इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बड़ा आसानी से समझना है। इसके बाद हम एट और इन का यूज़ देखते हैं कि कब एट यूज़ होता है, कब इन यूज़ होता है। तो एट और इन दोनों का यूज़ हम किसी जगह को दिखाने के लिए करते हैं। ये बड़ा बेसिक सा यूज़ है और आपको पता भी होगा शायद। तो दोनों का यूज़ हम किसी जगह को दिखाने के लिए करते हैं। एट का प्रयोग हम छोटी जगहों को दिखाने के लिए करते हैं, इन का प्रयोग हम बड़ी जगहों को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे कोई गांव, कस्बा या फिर छोटा शहर इस तरह का है तो हम एट का यूज़ कर लेंगे, और कोई बड़ा शहर, महानगर, देश ये सब है तो हम इन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन इलाहाबाद, मेरा मित्र इलाहाबाद में रहता है। अब देखो यहाँ पे इलाहाबाद बड़ा शहर है इसलिए हमने इन का यूज़ किया। फिर हमने कहा माई ब्रदर लिव्स एट राजापुर। राजापुर एक गांव छोटा सा मान सकते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐट का प्रयोग किया। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें और समझनी है। जैसे एक चीज़ तो पहले से पता है कि अगर छोटा सा गांव या कस्बा है तो उसके लिए हम ऐट का प्रयोग, और बड़ा गांव, बड़ा शहर या फिर महानगर है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा शहर और देश दोनों एक साथ आ जाएं तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो हम ऐट का प्रयोग किसी शहर के साथ कर लेंगे और इन का प्रयोग देश के साथ। जैसे एग्जांपल है आई लिव एट इलाहाबाद इन इंडिया, मैं भारत के इलाहाबाद में रहता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलाहाबाद और इंडिया में इंडिया बड़ा है तो इंडिया के लिए हमने इन लगा दिया और इलाहाबाद के लिए ऐट का यूज़ कर लिया। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और बड़ी
अच्छी सी है समझने वाली कि ऐसे तो अगर विलेज का नाम लिखा है, कोई कुछ भी विलेज का नाम, जैसे कोई भी गांव का नाम हो सकता है, अगर उस गांव का नाम लिखा है तब तो हम ऐट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर विलेज शब्द ही यूज़ हुआ है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन अ विलेज, मेरे दादाजी एक गांव में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विलेज का जो गांव है उसका नाम नहीं यूज़ हुआ है, बल्कि विलेज ही यूज हुआ है, यानी कि विलेज वर्ड ही यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ये होता कि माई ग्रैंडफादर लिव्स इन, मान लो कोई गांव का नाम होता है यहाँ पे रामपुर या छोटा कोई और गांव मान लो, तो इन नहीं, यहाँ पे हम ऐट लगाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कोई गांव का नाम लिखा हो तो हम ऐट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर गांव ना लिखा हो, केवल विलेज लिखा हो, तो हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ और यूज़ हैं ऐट के, तो हम उन्हें भी एक एक करके समझ लेते हैं। टाइम बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होता है। जैसे आई वेकअप एट 4 o'clock डेली, मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता हूँ। यहाँ पे कोई भी टाइम हो, 4 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, सबके पहले हम ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताना है तो हम ऐट का प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रहर दिखाना होगा, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये, तो हम फिर इसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, वी शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल है, ही कम्स हेयर इन द इवनिंग, वो यहाँ पे शाम को आता है, वो यहाँ शाम को आता है। तो सुबह, शाम, ये जो भी है, इनके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि सुबह, दोपहर, शाम, इनके लिए तो हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर से जब रात की बात होगी, नाइट की बात होगी, तो फिर से हमें ऐट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, ये ग्रामर है, कुछ सारे ऐसे ही अपवाद होते हैं, इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। आपको जो रूल्स हैं फिर वो हैं, उन्हें वैसे ही समझना पड़ेगा, तो इनको ऐसे ही याद रखेंगे आप। जैसे एग्जांपल है, आई रीच देयर एट नाइट, मैं वहाँ पे रात को पहुँचा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट है तो ऐट का यूज़ हो गया, ऊपर मॉर्निंग है तो इनका यूज़ हो गया, तो बस ऐसे ही हो जाता है, तो इन्हें ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, और एज दिखाने के लिए भी हम ऐट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, माई फ्रेंड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 22, मेरे दोस्त की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है, माई फ्रेंड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 22, तो यहाँ पे एट द एज ऑफ, तो यहाँ पे भी हम ऐट का प्रयोग कर लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत की दर अथवा गति की दर, ये भी दिखाने के लिए हम ऐट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राइस इज़ सोल्ड एट 50 रुपीज़ अ केजी, एट 50 रुपीज़, यहाँ पे कुछ और हम नहीं करेंगे, इन, ऑन या जो भी है, कुछ और नहीं करेंगे, ऐट का ही यूज़ करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल है, द बाइक इज़ रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे भी हमने ऐट का यूज़ कर लिया। इसके बाद कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। यूज ऑफ टू एंड टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये हमें समझना है। देखो, टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी गंतव्य या मंजिल तक पहुंचना हो, उसको दिखाना है, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही कहीं जा रहे हैं या किसी और किसी दिशा में, तो हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ पे ये मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा था तो मेरा काम था स्कूल में। ठीक है, इसलिए स्कूल जा रहा था, पर्पस था मतलब स्कूल जाने का। अगला एग्जांपल जैसे है, आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा था, पर्पस नहीं था स्कूल जाने का, स्कूल की ओर जा रहा था। कहीं और मान लो कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, स्कूल की ओर जा रहा था, कुछ हो गया, तो यहाँ पे हमने टूवर्ड्स का यूज़ इसलिए किया क्योंकि स्कूल की ओर जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा टू और टूवर्ड्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है,
एक और यूज़ है यूज़ ऑफ अक्रॉस। तो यहाँ पे भी हमें समझना है कि अक्रॉस का यूज़ कब करते हैं। अक्रॉस का यूज़ हम किसी चीज़ के उस पार दिखाने के लिए करते हैं। जैसे वी वेंट अक्रॉस द गार्डन, हम बगीचे के उस पार गए थे, ठीक है, अक्रॉस, उस पार। इसके बाद अगला यूज़ है यूज़ ऑफ एंड ऑफ। एक ओ एफ ऑफ, एक दूसरा ओ एफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कब किसका यूज़ होता है। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ है ओ एफ वाला, उसका यूज़ हम किसी वस्तु के ऊपर अधिकार प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है द फैन ऑफ दिस रूम, द फैन ऑफ दिस रूम इज़ गुड। इस कमरे का पंखा जो है वो अच्छा है, ठीक है। तो कमरे का पंखा, फैन ऑफ दिस रूम। अगला एग्जांपल है द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर इंटेलिजेंट। हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे ओ एफ वाला ऑफ हमने यूज़ किया क्योंकि हमें बताना है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और यूज़ होता है ऑफ का, ओ एफ वाले ऑफ का, कि जब कई सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ दिखानी होती है तब भी हम ओ एफ ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी दोस्तों में से एक है। सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पे अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक, मेरी दोस्तों में से एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऑफ का प्रयोग कर लिया। अब ओ एफ एफ वाले ऑफ का यूज़ कब होता है? जब हमें सेपरेशन दिखानी होती है, अलगाव दिखाना होता है किसी चीज़ से। जैसे ही फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर गया। देखो पेड़ पे चढ़ा रहा होगा तभी गिरा है, तो पेड़ से अलग हुआ तो हमने ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग किया, ठीक है। ही फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर गया। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है ओ एफ ऑफ और ओ एफ एफ वाले ऑफ के बीच में। इसके बाद हम ऑफ और फ्रॉम, इसका यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो जब किसी की डेथ होती है तो हम, अगर वो किसी बीमारी से मरा है, ठीक है, उसकी डेथ किसी बीमारी से हुई है, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ एफ वाले ऑफ का, ठीक है। जैसे द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कोरोना, तो यहाँ पे डाइड ऑफ, ओ एफ का यूज़ करना है। लेकिन जब किसी की डेथ ऐसे होती है पता नहीं चलता, जैसे कोई और कारण है या फिर पता भी है तो कोई बीमारी नहीं, ऐसे ही कोई कारण है, तो फिर हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे द यंग मैन डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पीने की वजह से उस युवा व्यक्ति की मौत हो गई। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज़ किया। देखो यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ पे हो सकता है ऑफ कर दे या फिर कुछ और कर देगा, तो इस तरह से आपको समझ के रखना है और गलत नहीं करना है। जब भी कोई व्यक्ति की डेथ किसी बीमारी से, कोई भी बीमारी हो सकती है, जब बीमारी लिखी हो वहाँ पे एग्ज़ाम्पल में, जब लिखी होगी वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी, तो हम ऑफ का यूज़ कर लेंगे। अगर कुछ और कारण है तो हम फ्रॉम का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक और यूज़ होता है ऑफ और फ्रॉम का, बड़ा अच्छा सा यूज़ होता है और अक्सर एग्ज़ाम में आ भी जाता है। तो ये ऑफ और फ्रॉम का एक यूज़ ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में बदलती है, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में बदलती है तब भी हम ऑफ और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये हमें यहाँ पे समझना है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में चेंज होती है, तो अगर उसमें फिजिकल कोई चेंज आता है, कोई भौतिक परिवर्तन होता है, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ एफ ऑफ का प्रयोग, ठीक है। और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में चेंज हो और उसमें केमिकल चेंज हो, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो, तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेड ऑफ गोल्ड, जब जो ये वाला चेंज है ये भौतिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, सोना ही था उसी को काट छाँट के अंगूठी बना दी गई है। यहाँ पे उसकी अवस्था में रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया। देखो एग्ज़ाम में जब आएगा तो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है दिस रिंग इज़ मेड फ्रॉम
फ्रॉम लिख देगा तो आपको वहाँ पे सही करना होगा, ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल है, दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ये जो इमारत है, ये जो बिल्डिंग है वो ईंटों की बनी है। देखो ईंटें आपको साफ दिख सकती हैं, समझ रहे हो। ईंटों का रूप चेंज हो रहा है भले ही दूसरी चीज़ बनाने में, लेकिन ईंट तो वही है ना, बदल थोड़ी ना जा रही है। तो फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दही जो है वो दूध से बना है। तो यहाँ पे जो दूध है, दूध पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब दही में बनता है, ठीक है। अब जब जैसे यहीं पे कुछ और होता है, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जो मक्खन है तो मक्खन भी बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पे रासायनिक पदार्थ, इतना तो आपको बेसिक चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आप पहचान रहे होंगे, ऑफ और फ्रॉम, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रीपोजिशन हमें समझना है, बाई और विद, बाई एंड विद। तो कब बाई का यूज़ होता है, कब विद का यूज़ होता है, तो ये हमें समझना है। जब किसी लिविंग थिंग के द्वारा, कोई लिविंग सजीव चीज़ है, उसके द्वारा जब भी कोई काम किया जाएगा तो हम बाई का यूज़ करेंगे, और जब निर्जीव वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो हंटर जो है वो क्या है, लिविंग है ना, मतलब सजीव है, तो हमने यहाँ पे बाई का यूज़ कर लिया। अगला एग्जांपल है, सी रोट अ लेटर विद अ पेन। पेन यहाँ पे फिर से निर्जीव है, तो यहाँ पे हमने विद का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे विद का प्रयोग और कहाँ पे बाई का यूज़ होगा। बाई का प्रयोग हम करेंगे लिविंग थिंग के लिए और विद का प्रयोग करेंगे नॉन लिविंग के लिए। एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरह से लिख के आएगा, द लायन वाज किल्ड विद द हंटर, या फिर दूसरा इस तरह से आ सकता है कि सी रोट अ लेटर बाई अ पेन। अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाता है, तो आपको वहाँ पे समझ के चलना है कि जब भी कोई सजीव के द्वारा कोई काम होगा तो बाई का यूज़, और निर्जीव के द्वारा तो विद का यूज़, ठीक है। एक और यूज़ होता है बाई का, जैसे हमें ये कहना है कि किसी की घड़ी के अनुसार, हमारी या किसी और की घड़ी के अनुसार ये इतना टाइम हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पे बाई का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 9 बजा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाई का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमें अगला यूज़ देखना है, सिंस और फॉर का। आपको पता है होगा पहले से भी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है मोस्टली, तो ये भी पता होगा कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बस देख लेते हैं जल्दी से। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा कोई भी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम कहें 2005, 1995, 1993, ऐसा कोई भी टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 साल से, 2 घंटे से, ठीक है, 3 हफ्ते से, तो ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे दिवाली से, गर्मियों से, ठीक है, सुबह से, पिछले महीने से या पिछले हफ्ते से, तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 हफ्ते से, 1 हफ्ते से, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल है जैसे, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना सिंस 1995। वो पटना में 1995 से रह रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना फॉर 25 ईयर्स। इसका भी यही मतलब हुआ। देखो मतलब सेम है, लेकिन वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम था तो हमने सिंस का यूज़ किया। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 25 साल, एक समयांतराल है, तो इसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया, ठीक है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगले प्रीपोजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगले प्रीपोजिशन है बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो ये भी देख लीजिए। देखो बिटवीन का यूज़ कब होता है, दो लोगों के बीच को दिखाने के लिए बिटवीन, जैसे 2 लोगों के बीच में कुछ बात है तो इसके बाद अगले प्रीपोजिशन है बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। तो यहाँ पे हमें समझना है कि कब किसका यूज़ होता है। तो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एमंग का प्रयोग करेंगे। फिर क्वेश्चन ये है कि एमंगस्ट का यूज़ कब होता है।
ठीक है। तो एमंगस्ट का यूज़ तब होता है जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका जो उच्चारण हो रहा है वो वावेल से हो रहा है, किसी वावेल साउंड, कोई वावेल साउंड है उसके प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पे हम एमंगस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे टू ब्रदर्स की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे बिटवीन लगा दिया, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन। आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पे बच्चे, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमने एमंग का यूज़ कर लिया। फिर अगला एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमंगस्ट अस। अस, देखो यहाँ पे अस था, 2 से ज़्यादा लोग थे, हमें एमंग का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन अस जो है, अस देखो इसका जो उच्चारण हो रहा है अस, इसमें आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये वॉवेल होता है, आ वॉवेल साउंड हो रहा है अस, तो यहाँ पे हम एमंगस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ के रखना है। बिटवीन और एमंग तो सबको पता होता है, बड़ा आसान भी होता है, तो आपको एमंगस्ट भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बड़ा कॉमन सा प्रीपोजिशन आता है ऑन, ओवर और एबव। इन तीनों का यूज़ हमें समझना है। बड़ा सिंपल सा भी होता है, आपको पता भी होगा। तो ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु, देखो तीनों का यूज़ हम तभी करते हैं जब ऊपर का सेंस दिखाना होता है, कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम तीनों का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है तीनों में वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से स्पर्श करती हुई ऊपर होती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो किताब जो है वो मेज़ के ऊपर है, तो किताब और मेज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ कर लिया। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु ऊपर तो होती है लेकिन वो स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, और लंबवत अवस्था में होती है, तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है द फैन इज़ मूविंग ओवर आवर हेड, ठीक है, पंखा जो है वो हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। और फिर एबव का यूज़ कब करते हैं, जब कोई वस्तु ना तो स्पर्श कर रही होती है ना तो लंबवत होती है, बल्कि फैली हुई, यानी कि आप छितराई हुई कह सकते हो, तब हम एबव का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर होवरिंग एबव अस। जो बादल हैं वो हमारे सर के ऊपर, जो बादल हैं वो हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एबव का यूज़ कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑन, ओवर और एबव। ऑन का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में है। ओवर का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से लंबवत है, ठीक है। जैसे प्लेन वगैरह उड़ रहा है तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ कर लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर फैली हुई है, ये बादल वाले ही सेंस में ही होता है, एबव का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको याद रखना है इसे। इसके बाद हम आखिरी यूज़ देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। देखो इसमें केवल एस का फ़र्क है देखने में, लेकिन सेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बिसाइड का मतलब होता है कोई चीज़ बगल में है, बिसाइड्स का अर्थ होता है उसके अतिरिक्त, ठीक है। जैसे एग्जांपल है माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी, मेरा मित्र मेरे बगल में बैठता है। बिसाइड, यहाँ पे हमने बिसाइड का यूज़ किया, बगल में। जैसे एक और एग्जांपल है देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में एक मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बगल का यूज़ किया, तब भी हम बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, बगल में। फिर अगला एग्जांपल है बिसाइड्स अ पेन सी बॉट अ बुक, पेन के अतिरिक्त उसने किताब भी खरीदी। तो अतिरिक्त के अलावा उस सेंस में अगर हमें दिखाना है तो हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो आपको सारे प्रीपोजिशंस आ गए होंगे, लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आपको बार बार इसे रिवाइज़ करते रहना है, तो आपको इस तरह से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी से हैं, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं।
तो फिर इस पार्ट के लिए फिर यहीं पे रखते हैं, और अगले वाले पार्ट में हम इसके एग्जांपल्स वगैरह कुछ और कराएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।